देखो नेक्स्ट है द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसके दो पार्ट है. पहला पार्ट है कंडक्टिंग पार्ट. पहला पार्ट कौन सा है बोलो? कंडक्टिंग पार्ट है पहला. और दूसरा पार्ट है एक्सचेंज पार्ट. दूसरा पार्ट कौन सा है? एक्सचेंज पार्ट. इसको या तो एक्सचेंज पार्ट बोलो या बोलो रेस्पिरेटरी पार्ट. तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट. पहला पार्ट क्या होगा? कंडक्टिंग पार्ट. और दूसरा होगा रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट. क्या होगा? रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट. अब देखो कंडक्टिंग पार्ट किससे मिलके बनता है? द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है ना यहां से शुरू होगा और कहां तक जाना है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से शुरू हो जाओ और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच जाओ. ये जो पूरा पार्ट है ना इस पार्ट का नाम है कंडक्टिंग पार्ट. क्या इस पार्ट का नाम? कंडक्टिंग पार्ट. उसके बाद जो एल्वियोलाई होंगी और एल्वियोलाई की जो डक्ट्स होंगी, एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की डक्ट्स, ये बनाती हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट. तो हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट? दो पार्ट. पहला पार्ट कौन सा? कंडक्टिंग पार्ट. कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक? नॉस्ट्रल्स से कौन से ब्रोंक्यूल? टर्मिनल ब्रोंक्यूल. कौन से ब्रोंक्यूल? टर्मिनल ब्रोंक्यूल. और जो एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट होगा उसमें आ जाएंगे एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की डक्ट्स. ठीक है. उसके बाद द कंडक्टिंग पार्ट. अब काम देखना हमें क्या क्या. कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई. जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है, जो एनवायरमेंट में एयर प्रेजेंट है, उस एयर को एल्वियोलाई तक लेके जाना है. और ये एयर को एल्वियोलाई तक लेके जाने का काम है कंडक्टिंग पार्ट का. किसका काम है? कंडक्टिंग पार्ट का. किसी भी काम को कराने के लिए, जैसे तुम्हारा पेपर है, तुम्हारा पेपर कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए. तो वो क्या है? कंडक्टिंग बॉडी है. तो एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक लेके जाने का काम, कंडक्ट करने का काम है कंडक्टिंग पार्ट का. किसका काम है? कंडक्टिंग पार्ट का. ये तो पहला काम हो गया इसका. दूसरा काम है clears it from foreign particles, humidifies and also brings the air to body temperature. अब जो एयर हम बाहर से ले रहे, क्या वो एयर साफ है? नहीं है ना वो एयर साफ. तो उस एयर को साफ करने का काम करता है कंडक्टिंग पार्ट. क्या करेगा? उसको जो भी फॉरेन पार्टिकल है, पहली बात तो उनको क्लियर कर देगा. दूसरी बात उस एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा. ह्यूमिडिफाई मतलब उसमें वाटर के अमाउंट ऐड कर देगा. और तीसरा उस एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा. जो एयर हम बाहर से ले रहे हैं वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे तो नहीं है ना, तो उस एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाने का काम करेगा कंडक्टिंग पार्ट. तो कंडक्टिंग पार्ट के हमने दो काम देखे. पहला तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको कहां तक लेके जाएगा? एल्वियोलाई तक. दूसरा काम जो भी एयर बाहर से आ रही है उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो बाहर के पार्टिकल है, उनको रिमूव करेगा, एयर को क्लियर करेगा, है ना, एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा और बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएगा. ये काम किसके देखे? कंडक्टिंग पार्ट के. नेक्स्ट पार्ट कौन सा था बोलो? एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट. अब एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. अब एक्सचेंज पार्ट में क्या आ रहा था? एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स. एक्सचेंज पार्ट वो पार्ट है जहां पे डिफ्यूजन होगा गैसेस का. मतलब ऑक्सीजन तो अंदर ली जाएगी और CO2 बाहर छोड़ी जाएगी. ये काम कौन करेगा? ब्लड के साथ होगा ये काम. ब्लड क्या करेगा? ब्लड पूरी बॉडी से किसको उठा के लाएगा? CO2 को. किसको उठा के लाएगा? CO2 को. ब्लड पूरे बॉडी से CO2 को उठा के ले आएगा एल्वियोलाई के पास. अब ब्लड में प्रेजेंट है CO2 और एल्वियोलाई में प्रेजेंट है O2. तो जो एल्वियोलाई में O2 है वो तो चली जाएगी ब्लड के पास और जो ब्लड में CO2 है वो चली जाएगी एल्वियोलाई के पास. समझ रहे हो ये चीज? जैसे ये एल्वियोलाई है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ब्लड. अब ब्लड पूरी बॉडी से क्या लेके आए हैं? CO2. क्या लेके आए हैं? CO2. और यहाँ पे एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंचाई है कंडक्टिंग पार्ट ने. अब यहाँ पे आगे क्या? ऑक्सीजन, है ना. अब ऑक्सीजन तो दे दी जाएगी
ब्लड को, और CO2 दे दी जाएगी एल्वियोलाई को। किसको दे दी जाएगी? एल्वियोलाई को। और एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स, ये कौन सा पार्ट होता है? एक्सचेंज पार्ट। कौन सा पार्ट? एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सचेंज पार्ट ही वो जगह है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। कौन सी गैस का एक्सचेंज होगा? O2 का और CO2 का। किस किस के बीच में? ब्लड के बीच में और एक्सचेंज पार्ट के बीच में। आगे ये बात समझ। तो यही बोला गया है। साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन कौन है? बोलो। एक्सचेंज पार्ट बोलो या एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स बोलो। ठीक है, किस किस के बीच में एक्सचेंज होगा? ब्लड के बीच में और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। अब लंग्स जो हैं, लंग्स प्रेजेंट है थोरैसिक चैम्बर में। ठीक है, हिंदी में अगर हम समझे ना तो जो छाती होती है ना उसको बोलते हैं थोरैक्स। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेजेंट है लंग्स? थोरैसिक चैम्बर में। कहाँ पे प्रेजेंट है लंग्स? थोरैसिक चैम्बर में, विच इज एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। और ये जो थोरैसिक चैम्बर है ना, इसकी एनाटोमी कैसी है? ये एक एयर टाइट चैम्बर है। कैसा चैम्बर है? एयर टाइट चैम्बर है। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड। अब देखना है थोरैसिक चैम्बर कैसे कैसे बना हुआ है, आगे किससे बना हुआ है, पीछे किससे बना हुआ है और साइड में किससे बना हुआ है। ठीक है, तो थोरैसिक चैम्बर डोर्सली, डोर्सली का मतलब आगे या पीछे? पीछे। तो थोरैसिक चैम्बर डोर्सली बना हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, है ना। तो थोरैसिक चैम्बर पीछे से किससे बना हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली, वेंट्रली मतलब आगे से, वेंट्रली बना हुआ है स्टर्नम से। वेंट्रली किससे बना है? स्टर्नम से। लोकोमोशन में पढ़ेंगे, ये एक छोटी सी बोन होती है। ठीक है, वेंट्रली किससे बना है? स्टर्नम से। लेटरली, लेटरली मतलब साइड में, साइड में ये बना हुआ है रिब्स से। साइड में किससे बना हुआ है? रिब्स से। और लोअर साइड में नीचे इसके प्रेजेंट होगा डायफ्राम। नीचे क्या प्रेजेंट होगा? डायफ्राम। और डायफ्राम की शेप होती है डोम शेप। डायफ्राम की शेप कैसे होती है? डोम शेप। तो हमने देखा कि लंग्स प्रेजेंट है एक चैम्बर में। उस चैम्बर का नाम क्या है? थोरैसिक चैम्बर। चैम्बर का नाम क्या है? थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर है एनाटॉमिकली। ठीक है, अब थोरैसिक चैम्बर जो है वो डोर्सली बना हुआ है वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सली बना हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली बना हुआ है स्टर्नम से। साइड में बना हुआ है रिब्स से। और नीचे से बना हुआ है डायफ्राम। डायफ्राम की शेप डोम शेप। ठीक है, उसके बाद द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल बी पल्मोनरी कैविटी। क्या हुआ? एसी बंद करना है? अच्छा, ये तो ओवरफ्लो हो रहा है भाई। देखो, हो गया। जो हमारे लंग्स है, लंग्स कौन से चैम्बर में है? थोरैसिक चैम्बर में। अब ये जो अरेंजमेंट है ना कि लंग्स है थोरैसिक चैम्बर में, ये इस तरीके से है अरेंजमेंट कि अगर थोरैसिक चैम्बर की कैविटी में, कैविटी मतलब खाली जगह, अगर थोरैसिक चैम्बर की कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंज आएगा ना तो वो हमारे लंग्स की कैविटी में भी दिखेगा। मतलब अगर थोरैसिक चैम्बर एक्सपैंड करेगा तो लंग्स भी एक्सपैंड करेंगे। अगर थोरैसिक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एनाटॉमिकल सेटअप इस तरीके से है कि अगर कोई भी चेंज आया है इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर तो वो चेंज हमारी लंग की कैविटी में भी दिखेगा। और जहां भी लंग वर्ड आता है वहां वर्ड आएगा पल्मोनरी। वहां वर्ड क्या आएगा? पल्मोनरी। तो लंग की कैविटी में यानी पल्मोनरी कैविटी में भी वो चेंज हमें दिखाई देगा। तो यही बोला गया है कि द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स किसके अंदर प्रेजेंट है? लंग्स थोरैसिक में। और ये इस तरीके से है कि अगर कोई भी वॉल्यूम में चेंज आया है, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में अगर कोई चेंज आया है तो वो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट मतलब दिखाई देगा। किसमें दिखाई देगा? लंग कैविटी में। लंग कैविटी मतलब पल्मोनरी कैविटी। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। अब ये अरेंजमेंट क्यों है? क्योंकि ये अरेंजमेंट जरूरी है ब्रीदिंग के लिए। ये अरेंजमेंट किसके लिए जरूरी है? ब्रीदिंग के लिए जरूरी है। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब हमारे लंग्स का वॉल्यूम हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होगा? पहले चेंज होगा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज हुआ तो वो रिफ्लेक्ट होगा लंग कैविटी में भी। ठीक है, जो चेंज थोरैसिक कैविटी में आएगा वही चेंज लंग की कैविटी में भी आएगा। लंग कैविटी मतलब पल्मोनरी
कैविटी, डायरेक्टली हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे, इसीलिए ऐसा सेटअप बना। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और ये स्टेप्स तुम्हें बिल्कुल सीरीज में याद करने। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है पेपर में। पहला पॉइंट क्या होगा रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहला पॉइंट क्या है, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग में एटमॉस्फेरिक एयर को तो अंदर लिया जाएगा, और CO2 रिच एल्वियोलर एयर जो है, अब एल्वियोलाई में CO2 भर के गया था ना, कौन भर के गया था एल्वियोलाई में CO2, ब्लड, ब्लड एल्वियोलाई में CO2 भर के गया था। तो अब एल्वियोलाई किसमें रिच है, CO2 में। किसमें रिच एल्वियोलाई, अब CO2 में। तो जो एल्वियोलर एयर है, एल्वियोलर एयर किसमें रिच है, CO2 में। उस CO2 को तो बाहर भेजना है और एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेके आना है। ये रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, एटमॉस्फेरिक अंदर एयर अंदर लो और CO2 बाहर छोड़ो। दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। दूसरा स्टेप है एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन में क्या होगा, गैसेस का डिफ्यूजन। O2 तो भेजी जाएगी किसके पास, ब्लड के पास, और ब्लड से CO2 आएगी एल्वियोलाई में। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है, गैसेस का डिफ्यूजन होगा अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। थर्ड स्टेप है कि ब्लड जो है वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ऑक्सीजन ले ली ब्लड ने, तो पूरी बॉडी में पहुंचाएगा ना उस ऑक्सीजन को। तो थर्ड स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फोर्थ स्टेप देखो, अब ब्लड ऑक्सीजन को किसके पास लेके जाएगा, टिश्यूज के पास, क्योंकि काम बॉडी में किसको करना है, टिश्यूज को। तो ब्लड लेके गया ऑक्सीजन को किसके पास, टिश्यूज के पास। तो अब होगा एक्सचेंज। टिश्यूज के पास कौन सी गैस प्रेजेंट है, CO2। कौन सी गैस है, CO2। तो अब ब्लड क्या करेगा, टिश्यूज से उठा लेगा CO2 और टिश्यूज को दे देगा O2। तो अब होगा डिफ्यूजन O2 और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ये स्टेप बिल्कुल सीरीज में याद करने तुम्हें। अब टिश्यूज के पास कौन सी गैस आ गई, कौन सी गैस आ गई, टिश्यूज के पास O2 आ गई। तो अब क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब टिश्यूज के अंदर कौन सी रिएक्शंस होनी है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो उन कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जो टिश्यूज में सेल है, वो सेल यूज करेंगे इस ऑक्सीजन को, एंड रिजल्टेंट, और जब वहां पे वो ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में निकलेगी कौन सी गैस, CO2 गैस निकलेगी। और ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, नहीं है ना। रेस्पिरेशन में तो इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ब्रीदिंग तो सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन अंदर लो और CO2 बाहर छोड़ो। पर रेस्पिरेशन क्या है, ये पूरे के पूरे 5 स्टेप। पहला स्टेप क्या था, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, O2 अंदर लो CO2 बाहर छोड़ो। सेकंड क्या हुआ कि जो एल्वियोलर रिच जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वहां पे एक्सचेंज होगा किस किस का, CO2 एंड O2 का। अब ब्लड के पास आ गई कौन सी गैस, O2, तो वो उसको पहुंचाएगा टिश्यूज तक। टिश्यूज के ऊपर क्या होगा, अब O2 ले लेगा टिश्यू और CO2 ले लेगा ब्लड, है ना। अब क्या होगा, टिश्यूज के पास ऑक्सीजन आ गई, तो उस ऑक्सीजन का यूज होगा कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। किसके लिए यूज होगा, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। अब ऑक्सीजन का तो टिश्यू यूज कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो वहां पे गैस निकलेगी कौन सी, CO2। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 निकलेगी यहाँ से। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के अंदर ना 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है इंस्पिरेशन और दूसरी स्टेज है एक्सपिरेशन। पहली स्टेज कौन सी है, इंस्पिरेशन, और दूसरी है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में इन आ रहा है ना, तो इन मतलब अंदर लेना, और एक्सपिरेशन मतलब बाहर छोड़ना। तो इंस्पिरेशन में हम क्या करेंगे, एयर अंदर लेंगे, और एक्सपिरेशन में एयर बाहर छोड़ेंगे। तो इंस्पिरेशन क्या है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, और एक्सपिरेशन में क्या है कि जो एल्वियोलर एयर है, एल्वियोलर एयर मतलब एल्वियोलाई के अंदर ब्लड कौन सी गैस छोड़ के गया था, ब्लड क्या छोड़ के गया था एल्वियोलाई में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर भेजनी है और ऑक्सीजन हमें अंदर लेनी है। जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं उस प्रोसेस को बोलेंगे इंस्पिरेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सपिरेशन। और ये दोनों स्टेजेस है किसकी,
ब्रीदिंग की। किसकी है दोनों स्टेजेस? ब्रीदिंग की। उसके बाद क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम होता है? नहीं। उसके बाद द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से समझना कि जो एयर हम अंदर ले रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ रहे हैं, उसके लिए एक प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ पानी ज्यादा है और यहाँ पानी कम है, तो ये एक ग्रेडियंट बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ग्रेडियंट। तो ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेशर ग्रेडियंट। अब ध्यान से समझो, हमेशा क्या होता है, जहां गैस ज्यादा होती है वहां से वो कम की तरफ जाती है। ठीक है, गैस कहां से कहां जाएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ऑक्सीजन हम ले रहे हैं अंदर, मतलब अंदर जो है ऑक्सीजन का प्रेशर कम है और बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आ रही है ऑक्सीजन। इसका उल्टा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है और बाहर कम है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है अंदर से बाहर और ऑक्सीजन आ रही है बाहर से अंदर। ठीक है, तो यही बोला गया कि जो एयर की मूवमेंट है अंदर और बाहर, वो कैसे होगी? उसके लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एक प्रेशर ग्रेडियंट। किस किस के बीच में? लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए। इंस्पिरेशन क्या नक्कर। अब इंस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? एयर अंदर लेंगे या बाहर छोड़ेंगे? अंदर लेंगे। तो इंस्पिरेशन में क्या होना चाहिए कि जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, अंदर का मतलब इंट्रा, अंदर का मतलब इंट्रा, और लंग्स के लिए एक वर्ड यूज होता है पल्मोनरी। कौन सा वर्ड है? पल्मोनरी। मतलब जो लंग्स का प्रेशर है, यानी जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, वो ज्यादा होना चाहिए या कम? एयर अंदर लेनी है तो प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। मतलब जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है यानी लंग्स का प्रेशर है, वो होगा लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और लंग्स का प्रेशर कम होगा, तो एयर अंदर आ जाएगी और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में क्या है? लंग्स का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा है, और लंग्स को के प्रेशर को क्या बोला है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इसका उल्टा होगा किसमें? एक्सपिरेशन में। अब एक और बात बोली यहाँ पे इन्होंने, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जहां कम होगा ना, उसके लिए नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे। तो कम प्रेशर कहाँ पे है? लंग्स में या बाहर? लंग्स में कम प्रेशर है, तो हम कहेंगे लंग्स का जो प्रेशर है वो नेगेटिव है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली एक्सपिरेशन में क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा और एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कम, तो अब की बार एयर जाएगी अंदर से बाहर। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में इंट्रा पल्मोनरी कम, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा। एक्सपिरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा और एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कम। बस एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि गैस हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है। फिर इंस्पिरेशन तुम्हें पता है एयर अंदर लेना, और एक्सपिरेशन मतलब एयर बाहर छोड़ना, वो तुम एडजस्ट कर लोगे। बस ध्यान रखना, गैस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब एक्सपिरेशन हो गया। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो, द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, external and internal intercostal muscles between ribs help in generation of such gradient। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट बना कैसे? प्रेशर ग्रेडियंट मतलब बाहर प्रेशर ज्यादा है अंदर कम है, या अंदर ज्यादा है बाहर कम है। ये प्रेशर ग्रेडियंट बना कैसे? ये दो चीजों से बना। पहला है डायफ्राम। पहला तो क्या है? डायफ्राम। और दूसरा है हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। दूसरा क्या है? स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। एक सेट है हमारे पास मसल्स का और वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, ये जो मसल्स है ना, इसमें दो टाइप की मसल्स हैं। एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, क्या है? इंटरकोस्टल है। देखो मसल का नाम क्या है? इंटरकोस्टल। उसमें होगी एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल।
और ये मसल प्रेजेंट होती है रिब्स के बीच में। किसके बीच में प्रेजेंट होगी? रिब्स के बीच में। ये दोनों चीजें मिलके ये प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कहीं ज्यादा और कहीं कम। ठीक है, दो चीजें, पहला डायफ्राम और दूसरा मसल्स, स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जिसमें दो टाइप की मसल आएंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होंगी? रिब्स के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होंगी? रिब्स के बीच में। इंस्पिरेशन इज, अब देखना इंस्पिरेशन कैसे हुआ है और एक्सपिरेशन कैसे हुआ है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब भी इंस्पिरेशन शुरू होगा, इंस्पिरेशन मतलब हमें एयर अंदर लेनी है, इन अंदर लेनी है इंस्पिरेशन में एयर, तो डायफ्राम का होगा कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। अब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना, तो उसकी वजह से जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, डायफ्राम क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। हमारे लंग्स कहाँ प्रेजेंट थे? थोरेसिक चैम्बर में ही तो थे ना, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ना, ये कौन सी डायरेक्शन में बढ़ा है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। कौन सी एक्सिस में बढ़ा है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अब देखो डायफ्राम की तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, अब दूसरी कॉन्ट्रैक्शन किसकी होगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की। किसकी होगी कॉन्ट्रैक्शन? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से जो हमारी रिब्स है वो ऊपर उठ जाएंगी। रिब्स क्या उठ जाएंगे? ऊपर। ठीक है, तो रिब्स जो है वो लिफ्ट अप हो गई, ऊपर उठ गई। एंड द स्टर्नम कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। अब स्टर्नम जो है, कल तुम्हें एक बोन बताई थी, जो पूरा थोरेसिक चैम्बर है वो किस किस से मिलके बना होता है? आगे किससे बना होगा? स्टर्नम से, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, साइड में रिब से और नीचे डायफ्राम से, है ना। तो जो स्टर्नम है थोरेसिक चैम्बर का ही पार्ट है, तो जो स्टर्नम है वो क्या करेगी? अब वो वॉल्यूम बढ़ा देगी। कौन सी एक्सिस में? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। कौन सी एक्सिस में? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम। अब देखो इसको समझाऊंगी, पहले दोनों चीजें हमें देखनी है। डायफ्राम का भी क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन। और मसल कौन सी ली है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से रिब्स ऊपर उठ गई और स्टर्नम ने वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया। अब इसको समझना, देखो पहले तुम ये बात बताओ, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है तुम लोगों ने? अभी पढ़ लिया। स्टेट्स ऑफ मैटर में तुम ये पढ़ते हो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़ते हो ना। अब अगर एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट। पीवी कांस्टेंट है मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटा है तो प्रेशर बढ़ेगा। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमने क्या देखा कि दो चीजें काम में आ रही हैं। पहली चीज तो थी डायफ्राम। पहली चीज क्या थी? डायफ्राम। दूसरा क्या था? मसल्स, सेट ऑफ मसल्स, स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। अब ये मसल्स तुम्हारी दो टाइप की थी, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक थी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। दो टाइप की मसल्स थी तुम्हारी। अब पहले हम पढ़ रहे हैं इंस्पिरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब एयर हमें अंदर लेनी है। तो अब इंस्पिरेशन में देखो क्या हुआ, दोनों का देखना हमें। पहला देखेंगे डायफ्राम का। किसका देखेंगे? डायफ्राम का। तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुई या रिलैक्सेशन? कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम में हुई कॉन्ट्रैक्शन। अब डायफ्राम में अगर कॉन्ट्रैक्शन हुई तो जो थोरेसिक चैम्बर है, क्योंकि लंग्स किस में प्रेजेंट है? थोरेसिक चैम्बर में, और डायफ्राम जो है वो थोरेसिक चैम्बर का ही पार्ट है। तो डायफ्राम में हुई कॉन्ट्रैक्शन,
डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसका वॉल्यूम हुआ इंक्रीज। और कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। कौन सी एक्सिस में इंक्रीज हुआ? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, इसमें इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। पहला डायफ्राम का देख लिया, डायफ्राम ने कौन सी एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ाया थोरेसिक चैम्बर का? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। उसके बाद दूसरा क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देखनी है। कौन सी मसल देखनी है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है इसमें भी हुआ कॉन्ट्रेक्शन। क्या हुआ इसमें भी? कॉन्ट्रेक्शन। इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ, ये मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट थी बताओ? कहाँ पे थी ये मसल्स? लोकेशन इनकी बिटवीन द रिब्स। अब इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो रिब्स जो है वो ऊपर उठ जाएंगी, रिब्स ऊपर उठ जाएंगी, यानी रिब्स लिफ्ट अप। अब रिब्स ऊपर उठ गई तो अब क्या होगा? थोरेसिक चैम्बर की ही एक और बोन थी, उस जो आगे की साइड थी, कौन सी थी वो बोन? स्टर्नम। कौन सी बोन थी? स्टर्नम। ये स्टर्नम जो है ये थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा देगी। स्टर्नम क्या करेगी? थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा देगी। वॉल्यूम इसका बढ़ा दिया। अब ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा है या घटा है? ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा है। अब तुम बताओ, अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर घटेगा। अब प्रेशर घट गया, थोरेसिक चैम्बर का अगर प्रेशर घट गया, हमने कल एक बात देखी थी कि जो जो चेंजेस थोरेसिक चैम्बर में होंगे वही चेंजेस हमारे लंग्स में भी होंगे, क्योंकि लंग्स में अगर कोई भी हमें चेंज करना है वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसीलिए ये अरेंजमेंट इस तरीके से है कि पहले चेंज होगा थोरेसिक चैम्बर में, जो चेंज थोरेसिक चैम्बर में हुआ है वही चेंज होगा हमारे लंग्स में। अब थोरेसिक चैम्बर का प्रेशर घट गया तो लंग्स का प्रेशर भी घट गया। लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, लंग्स में प्रेशर कम है तो ऑब्वियस सी बात है बाहर प्रेशर ज्यादा है। अब बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो एयर बाहर से अंदर आएगी। और इंस्पिरेशन में हम क्या पढ़ते हैं? एयर बाहर से अंदर आती है। तो ये हमने क्या पढ़ा? इंस्पिरेशन। डायफ्राम ने भी क्या किया? वॉल्यूम बढ़ाया, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने भी वॉल्यूम बढ़ाया। कंफ्यूज तुम्हें कहाँ नहीं होना, डायफ्राम ने बढ़ाया एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने बढ़ाया डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ये वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ा? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया और एयर बाहर से अंदर आ गई। ये हमने क्या पढ़ा? इंस्पिरेशन। ठीक है, आया समझ? देखो, स्टर्नम कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। अब ओवरऑल वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में, थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ तो लंग्स के वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा। और लंग्स को ही हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। मतलब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गया। पल्मोनरी मतलब लंग्स का वॉल्यूम, वो भी बढ़ गया। अब अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा है तो उसकी वजह से जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा, इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा और वो कम होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो प्रेशर कम है तो एयर जो है वो बाहर से अंदर आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यही बात, इसको क्या बोलते हैं हम? इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। अब नेक्स्ट आएगा एक्सपिरेशन। देखो, next, relaxation of diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and thereby pulmonary volume. जब हमने इंस्पिरेशन पढ़ा तो डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन हुआ था या कॉन्ट्रेक्शन?
कॉन्ट्रेक्शन हुआ था। अब हमें एक्सपिरेशन पढ़ना है। तो एक्सपिरेशन में क्या होगा कि जो डायफ्राम है और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनका होगा रिलैक्सेशन। क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। और उनका अब रिलैक्सेशन होगा तो पहले डायफ्राम क्या था? कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था ना। अब रिलैक्सेशन की वजह से डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा? डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। और साथ में जो स्टर्नम थी, स्टर्नम भी वहां पे कॉन्ट्रैक्टेड थी ना, तो स्टर्नम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे अब आ जाएगी। तो एक्सपिरेशन में क्या होगा? डायफ्राम और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वहां पे कौन सी मसल थी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एनसीईआरटी ने सिर्फ इंटरकोस्टल मसल लिखा है, यहाँ पे कौन सी आएगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब ये क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स हो जाएंगी तो डायफ्राम और स्टर्नम दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। अब वापस आ गए तो इसकी वजह से जो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम होगा। तो हम कहेंगे कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी क्या हो गया? कम हो गया। अब पल्मोनरी वॉल्यूम अगर कम हुआ है तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। अब अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है बाहर का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो क्या होगा? एक्सपिरेशन। क्या होगा? एक्सपिरेशन। मतलब एयर अब अंदर से बाहर जाएगी। तो क्या हुआ कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो कम हो गया। पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अब बढ़ गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर वाले प्रेशर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर अब बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया तो जो भी अंदर एयर है वो एक्सपेल हो जाएगी। एक्सपेल मतलब बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो एक्सपल्शन हो गया अंदर वाली एयर का। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. जो इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ है ना, इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ मतलब जैसे मान लो अब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं लेकिन हम जल्दी जल्दी सांस भी ले सकते हैं ना, हम बाहर छोड़ रहे हैं एयर, हम जल्दी जल्दी भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एबिलिटी है कि हम हमारे इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ को और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल मसल्स हैं और वो स्पेशल मसल्स प्रेजेंट हैं एब्डोमेन में। कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमेन में। वो स्पेशल मसल्स कहाँ पे हैं? एब्डोमेन में प्रेजेंट है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक जो हेल्दी इंसान होगा वो ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीद करता है। ठीक है, 12 से 16 बार ब्रीद करेगा, मतलब ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा। कितनी बार? 12 से 16 बार। The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of pulmonary functions. Pulmonary function मतलब लंग्स के फंक्शन। लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उनमें कोई दिक्कत है या नहीं, उसको हम मेजर करेंगे स्पायरोमीटर से। किससे मेजर करेंगे? स्पायरोमीटर से। तो स्पायरोमीटर किस में हेल्प करता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स, कि जो हमारी ब्रीदिंग मूवमेंट है, जो ब्रीदिंग है उसमें एयर का कितना वॉल्यूम इन्वॉल्व है उसको हम मेजर करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट से। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर। क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम? स्पायरोमीटर। अब हमने वो मेजर कर लिया तो हमें पता चल जाएगा जो पल्मोनरी हमारा पार्ट है, जो लंग्स है, उसमें कोई दिक्कत है या नहीं। मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं उससे। ठीक है, आया इतना समझ। अब ये डायग्राम देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला डायग्राम दिखाया है इंस्पिरेशन का। इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या रिलैक्स हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट। तो डायफ्राम जो है वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डायफ्राम क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ये जो दिखाया हुआ ना, ये है रिब केज। ये क्या है? रिब केज। नेक्स्ट, अब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो जो रिब्स और स्टर्नम थी वो ऊपर उठ गई थी, है ना, लिफ्ट अप हो गई थी। तो रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड अप। अब डायग्राम पता है क्या कैसे आता है? ऑप्शन में 4 डायग्राम देंगे और ये एरो अलग अलग होंगे उन ऑप्शन में। ठीक है, तो एरो ध्यान रखने तुम्हें। रिब्स और स्टर्नम ऊपर उठे हैं तो एरो कहाँ है? बाहर की तरफ। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एरो कहाँ है? नीचे की तरफ। अब ये डायग्राम किसका है? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये इंस्पिरेशन का डायग्राम है या एक्सपिरेशन का? इंस्पिरेशन का। इंस्पिरेशन में एयर अंदर आएगी या बाहर जाएगी? अंदर आएगी। तो एयर एंटर हुई लंग्स के अंदर।
अब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो थोरेक्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, थोरेक्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, ठीक है। ये रिब केज है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, रिब्स और स्टर्नम रेज्ड, मतलब ऊपर उठ गए। अब ये यहाँ से ऊपर उठेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ का प्रेशर कम होगा, ठीक है। किसका डायग्राम है ये? इंस्पिरेशन का। नेक्स्ट देखो एक्सपिरेशन का। एक्सपिरेशन में क्या हुआ? डायफ्राम रिलैक्स हो गया, डायफ्राम क्या हो गया? रिलैक्स एंड आर्क्ड अपवर्ड, मतलब अब ऊपर उठ गया, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन थी वहीं चला गया, ठीक है। उसके बाद रिब्स और स्टर्नम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए। तो देखो एरो अंदर की तरफ है ना, और एयर अब बाहर जाएगी या अंदर आएगी? बाहर जाएगी, तो एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। और वॉल्यूम यहाँ का घट गया, वॉल्यूम घट गया। अब ये चीज अंदर आएगी तो वॉल्यूम घटेगा ना, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ का प्रेशर बढ़ गया तो एयर यहाँ से बाहर चली जाएगी, यहाँ प्रेशर कम हो गया था तो एयर बाहर से अंदर आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करो। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। पहला जो है ना वो है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। पहला क्या है? टाइडल वॉल्यूम। जरूरी नहीं है पेपर में टाइडल वॉल्यूम लिख के दे, टीवी भी लिख सकता है, टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम एयर का कितना वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं? एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में। कौन से रेस्पिरेशन में? नॉर्मल रेस्पिरेशन में। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम एयर का कितना वॉल्यूम अंदर ले रहे हैं या कितना वॉल्यूम बाहर छोड़ रहे हैं, उस वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ये अप्रोक्सीमेटली 500 ml होता है। टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 500 ml। दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। अगर हम पर मिनट की बात करें तो पर मिनट एक हेल्दी इंडिविजुअल कितना इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है? 6000 to 8000 ml। कितना इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है? 6000 to 8000 ml। एक बार फिर से देखो टाइडल वॉल्यूम क्या है कि हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं या कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 500 ml। कितनी होती है? 500 ml। पर एक मिनट में हम कितना इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हैं? 6000 to 8000 ml। कितना? 6000 to 8000 ml। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है नेक्स्ट? इसको हम बोलेंगे IRV। क्या बोलेंगे? IRV। अब देखो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। हम इंस्पिरेशन करते, जब हम एयर अंदर लेते हैं तो नॉर्मली एयर अंदर लेते हैं ना, लेकिन एडिशनली खुद का फोर्स लगा के हम और कितनी अंदर एयर ले सकते हैं, कितनी एयर और अंदर ले सकते हैं, उसी को बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कि नॉर्मली हम इंस्पायर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब खुद का फोर्स लगा के मैक्सिमम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, वो क्या होगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। की एडिशनली हमने कितनी ली, ठीक है, वो है IRV। फोर्सिबल इंस्पिरेशन करना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट रखना, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा इंस्पिरेशन? फोर्सिबल। की खुद फोर्स लगा के हम एडिशनल कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर और अंदर ले सकते हैं। और ये IRV होता है 2500 से 3000 ml। कितना होगा? 2500 to 3000 ml होगा IRV, ठीक है। अब इससे अगला है ERV। ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसमें भी क्या होगा कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन से हम कितनी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर छोड़ सकते हैं, वो क्या होगा? ERV, ठीक है। IRV क्या है? एडिशनली कितना अंदर ले सकते हो? बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। अंदर लेना मतलब इंस्पिरेशन, और फोर्सिबली लेना, ठीक है। वो कितना था? 2500 से 3000। उसके बाद ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि एडिशनली तुम फोर्सिबल एक्सपिरेशन से कितना बाहर छोड़ सकते हो, वो ERV होगा। और ये तुम्हारा होता है 1000 से 1100 ml। कितना होगा?
1000 to 1100 ml। तो क्या क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम कितना, 500 ml। एक मिनट में कितना अंदर या बाहर ले सकते हैं, 6000 to 8000 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 2500 to 3000 ml। और ERV कितना है, 1000 to 1100 ml। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट कौन सा है, रेजिडुअल वॉल्यूम। जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ। रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। तो रेजिडुअल वॉल्यूम देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। हमने किया फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ये वर्ड ना बिल्कुल ध्यान देना इस पे। वर्ड क्या यूज किया हमने, फोर्सिबल एक्सपिरेशन, कि हम जितना बाहर छोड़ सकते थे ना एयर हमने छोड़ दी। फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया हमने, जितनी बाहर फेंकनी थी एयर फेंक दी। उसके बाद भी अंदर जितनी एयर बच गई ना लंग्स में, बचा हुआ मतलब रेजिडुअल। बचा हुआ मतलब रेजिडुअल, कि हमने फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया, उसके बाद भी जो एयर अंदर बच गई उसको बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये होती है 1100 से 1200 ml। कितनी होगी, 1100 to 1200 ml। ERV कितनी थी, 1000 to 1100 ml। अब ये है 1100 to 1200 ml। मतलब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इतनी तो तुम्हारी बची रह ही जाएगी एयर अंदर। ठीक है, फोर्सिबली कितना भी एक्सपायर कर लो, कितनी भी एयर बाहर छोड़ दो, लंग्स में 1100 to 1200 ml एयर बची रह जाएगी, और उसको बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है, बाय एडिंग अप अ फ्यू रेजिडुअल वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस में मतलब अगर हमें कोई बीमारी आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने वॉल्यूम पढ़े, कितने वॉल्यूम पढ़े हमने, 4। टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। इन चारों को जोड़ जोड़ के ही अब हम बनाएंगे पल्मोनरी कैपेसिटी। क्या बनाएंगे, और इन पल्मोनरी कैपेसिटीज की हेल्प से ही हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, तो पहली जो कैपेसिटी है हमारी वो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। पहली कैपेसिटी कौन सी है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब समझना ध्यान से, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो तुमने नॉर्मली एक्सपायर किया, ठीक है, नॉर्मली एक्सपायर करना मतलब तुमने हवा बाहर छोड़ी। अब बाहर छोड़ने के बाद तुम कितना अंदर ले सकते हो, क्या बोला गया, टोटल वॉल्यूम तुम कितना इंस्पायर कर सकते हो, मतलब कितना अंदर ले सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब इंस्पायर करने की कैपेसिटी। ठीक है, तुमने ये वर्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक्सपिरेशन कैसा है, नॉर्मल, फोर्सिबल नहीं है। नॉर्मल एक्सपिरेशन किया तुमने, नॉर्मली जितनी एयर बाहर छोड़नी थी छोड़ दी। अब उसके बाद तुम टोटल कितना अंदर ले सकते हो, वो क्या होगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या होगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये किस किस से मिलके बनी है, पहला तो आ गया टाइडल वॉल्यूम। पहला क्या आ गया, टाइडल वॉल्यूम। क्यों आया, क्योंकि बात हुई है नॉर्मल एक्सपिरेशन की। किसकी बात हुई है, और हमने देखा था टाइडल वॉल्यूम में क्या आता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन आया इसीलिए क्या लिया, टाइडल वॉल्यूम। और बात किसकी हो रही है, इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV क्या था, कि हम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं। IRV यही था ना, कि एडिशनल वॉल्यूम तुम कितना ले सकते हो। तो हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या ऐड किया, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तुम अपनी एनसीईआरटी में लिख के लाओगे कल। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो टाइडल वॉल्यूम उसको ऐड करोगे किसमें, IRV में। किसमें ऐड करोगे, IRV में। तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ध्यान रखना, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना एयर अंदर ले सकते हो वो क्या होगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में इसका उल्टा कर दो, कि तुमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मली एयर अंदर ली, तो अब तुम टोटल कितना बाहर छोड़ सकते हो, वो क्या होगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी किस किस को जोड़ के बनेगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। आया ये समझ।
एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या है, टोटल वॉल्यूम, तुम कितना एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। इसमें क्या क्या आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। अब ये लास्ट के 2 मिनट बात करेंगे।